तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज आप देखने वाले हैं एक सुपर हिट गुजराती हॉरर कॉमेडी मूवी झमकुड़ी की एक्सप्लेनेशन। मूवी का बजट सिर्फ 5 करोड़ है और ये 16 करोड़ तक कमा चुकी है। IMDb पर इसकी रेटिंग आई है 7.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रानीवाड़ा नाम के गांव से, जहां पर हम नदी किनारे 3 लड़कियों को देखते हैं, किंजल, गामनी और सरपंच की बेटी सपना। किंजल इन दोनों को गरबा डांस की प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी गामनी के पिता आकर उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं कि गांव में गरबा डांस पर बैन है। किंजल जो थी वो शहर से पढ़कर आई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। वो पूछती है कि गांव में गरबा पर बैन क्यों है। तो वो बताते हैं कि इस गांव में झमकुड़ी नाम की एक डाकन यानी कि चुड़ैल का प्रकोप है। उसने इस गांव को श्राप दिया था कि ना तो यहाँ नवरात्रि मनाई जाएगी और ना ही गरबा डांस किया जाएगा। सालों से गांव के लोग इस रूल को फॉलो करते आए हैं और आज तुम लोगों ने इसे तोड़ दिया और अब पता नहीं क्या होगा। किंजल कहती है कि कुछ नहीं होगा। झमकुड़ी की कहानी बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है और चुड़ैल वगैरह रियल में नहीं होती। अब इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि सपना खाट पर लेटकर गाना सुन रही थी कि तभी कोई उसके पैर पकड़कर उसे घसीट कर ले जाता है। जिसके बाद हमें उस दिन की कहानी दिखाई जाती है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। जहाँ पर हम मनसुख नाम के एक आदमी को एक चाय की टपरी पर देखते हैं। वो उन चाय वालों से बातें करने लगता है। उन चाय वालों के नाम काफ़ी फनी थे। एक का नाम था ए। वो गूंगा था और ए के सिवाय कुछ बोलते नहीं था, इसलिए उसका नाम ए पड़ गया। और दूसरे का नाम था पौने छः, जैसे घड़ी में पौने 6 बजते हैं। उसकी टेढ़ी गर्दन की वजह से उसका ये नाम पड़ गया। खैर, बातों ही बातों में दोनों को पता चलता है कि मनसुख एक रीडेवलपमेंट एजेंट है और उसे रानीवाड़ा की हवेली के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो वो लोग उसे वहाँ जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो हवेली हॉन्टेड है और वहाँ झमकुड़ी नाम की एक डाकन का साया है। मनसुख कहता है कि वो किसी डाकन फाकन से नहीं डरता और हवेली चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात बाबू भाई से होती है, जो वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट थे। यहाँ मैं बता दूँ कि बाबू भाई किंजल के ही पिता हैं। बाबू भाई कहते हैं कि चलो रात होने से पहले मैं तुम्हें हवेली दिखा देता हूँ। मनसुख कहता है कि रात होने से पहले मतलब कोई झोल तो नहीं है। बाबू भाई कहता है कि नहीं भाई, कोई झोल नहीं है। वो अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मनसुख कहता है कि गांव वाले कह रहे थे कि हवेली हॉन्टेड है। बाबू भाई कहते हैं अरे गांव वाले तो ऐसे ही बातें बनाते हैं। हम देखते हैं कि हवेली के गेट पर ताला लगा था, लेकिन चाबी बाबू भाई के पास नहीं थी। वो पत्थर से उस ताले को तोड़कर हवेली में एंटर होते हैं और मनसुख को हवेली दिखाने लगते हैं। सबसे पहले हमें राजा का दरबार दिखाया जाता है। बाबू भाई बताते हैं कि सालों पहले रानीवाड़ा पर राजा इंद्रजीत का राज था और उनकी 100 रानियां थी। फिर बाबू भाई उसे बाकी जगह दिखाने लगते हैं और इस बीच हमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन बाबू भाई के पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन था। ये लोग जब शाही रसोई में होते हैं तो अचानक से वहाँ के बर्तन गिर जाते हैं और बाबू भाई कहते हैं कि ये चूहों ने किया है, यहाँ काफ़ी चूहे हैं। फिर ये लोग जब रानियों की चेंबर देखने जाते हैं तो खिड़की अचानक से ज़ोर से बंद हो जाती है। तो बाबू भाई कहते हैं कि हवा से हुआ है, यहाँ हवा बहुत चलती है। कभी कभी इस महल को हम लोग हवा महल भी बुलाते हैं। फिर जब ये लोग पूल के पास होते हैं तो पाइप से अचानक पानी चलने लगता है। बाबू भाई कहते हैं कि पाइप पुराना हो गया है। फिर उनके पास पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिर जाता है। तो बाबू भाई कहते हैं कि पेड़ भी पुराना हो गया है। फिर मनसुख बाबू भाई से झमकुड़ी के बारे में पूछता है। तो बाबू भाई बताते हैं कि झमकुड़ी राजा इंद्रजीत की 100वीं रानी थी। राजा अपनी सभी रानियों को बराबर प्यार करता था और अपना खजाना सब में बराबर बांटना चाहता था। लेकिन झमकुड़ी एक लालची औरत थी। वो पूरे खजाने को अकेली ही हड़पना चाहती थी। तो उसने खजाने को चुराने का प्लान बनाया, लेकिन राजा को इस बात की खबर लग गई, जिस पर राजा ने सोती हुई झमकुड़ी के ऊपर खोलता हुआ तेल डालकर उसे सजा दी और फिर उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते झमकुड़ी ने श्राप दे दिया कि अगर ये खजाना मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा और जो भी इस खजाने को पाना चाहेगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। और उसने गांव को भी श्राप दिया कि रानीवाड़ा में अब से कोई नवरात्रि नहीं मनाएगा और ना ही गरबा डांस होगा। मनसुख पूछता है कि लेकिन झमकुड़ी का नवरात्रि से क्या संबंध है। बाबू भाई कहते हैं कि क्योंकि जिस रात झमकुड़ी की मौत हुई थी वो नवरात्रि की रात थी। कहा जाता है कि नवरात्रि की रात उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और अगर कोई भी उसके रूल को तोड़ता है तो वो झमकुड़ी के कोप का भागी बनता है। मनसुख बड़े चाव से कहानी सुन रहा था। वो बाबू भाई से पूछता है कि क्या झमकुड़ी की कहानी सच्ची है। तो बाबू भाई कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो बस कहानियाँ हैं। फिर वो मनसुख को वहाँ का सेलर दिखाते हैं
तभी मनसुख के दिमाग में घंटी बजती है। वो कहता है भले ही झमकुटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन खजाने वाली बात सच हो सकती है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सेलर में मुझे अक्सर कोई ना कोई कीमती चीज़ें मिलती हैं, इसलिए अगर खजाना है तो यहीं पर होगा। फिर उनके बीच यह तय होता है कि अगर अंदर खजाना मिला तो दोनों आपस में बांट लेंगे, और फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर घंघोर अंधेरा था, इतना कि खुद का हाथ भी दिखाई ना दे। दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से मनसुख का रिप्लाई आना बंद हो जाता है और बाबू भाई को कुछ भयानक सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे डर कर वो बाहर आ जाते हैं। फिर ज़मीन पर उन्हें किसी औरत के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, कुछ उल्टे तो कुछ सीधे, जिससे बाबू भाई बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर ओमकार आता है। बाबू भाई कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओमकार कहता है कि उसने ताला टूटा हुआ देखा तो उसे लगा कि हवेली में कोई चोर घुसा है। तो बाबू भाई उसे सारी बात बताते हैं, और ये इंस्पेक्टर तो और भी ज़्यादा डरपोक था। चुड़ैल का नाम सुनकर तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। खैर दोनों हिम्मत करके मनसुख को ढूंढने जाते हैं। मनसुख उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि उसने झमकुटी को देखा, और तभी कोई उसे पकड़कर अंधेरे में ले जाता है, और दोनों जान बचाकर वहां से निकल आते हैं। और इसी के बाद सपना भी शाम को गायब हुई थी। खैर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बाबू भाई के घर पर टेंशन वाला माहौल था। उनकी पत्नी कहती है कि आपको इतना जोखिम उठाने की क्या ज़रूरत थी। बाबू भाई कहते हैं कि इस डील से उन्हें काफ़ी कमीशन मिलनी थी, जिससे वो किंजल की शादी धूमधाम से करते। तभी घर के पीछे वाले रास्ते से ओमकार आता है। वो बाबू भाई से कहता है कि गांव वालों को पता चल गया है कि हवेली का ताला तुमने तोड़ा था और मनसुख को झमकुड़ी ले गई। वो लोग बहुत गुस्से में हैं। सरपंच और बागी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो लोग पकड़कर तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर देंगे। और थोड़ी देर पहले पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि सरपंच की बेटी सपना भी गायब है, और ये सुनकर किंजल भी शॉक हो जाती है। तो बाबू भाई कहते हैं कि अब इस मुसीबत से हमें एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है बाबू भाई का भांजा बाबलो। बाबू भाई की तरह बाबलो भी रियल एस्टेट एजेंट है, और फिलहाल वो शहर में रहता है। उसका बस लाइफ में एक ही सपना है, शादी करना। शादी करने के लिए अंदर से भरा बैठा है। वो सैकड़ों लड़कियों को डेट कर चुका है, लेकिन किसी से भी बात नहीं बन रही। अभी भी वो रेस्टोरेंट में बैठकर एक लड़की को डेट कर रहा है कि तभी उसका दोस्त खेल चंद्र भागा भागा उससे मिलने आता है, और उसे कहता है कि हमने जो कांड किया था उसका पता चल गया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। असल में ये दोनों पहले किसी महंगी प्रॉपर्टी को हॉन्टेड बताते हैं और खुद भूत बनकर लोगों को डराते हैं, जिससे उस प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाते हैं और इनका क्लाइंट उसे सस्ते में खरीद लेता है। और ये दोनों कमीशन खाकर मौज करते हैं। लेकिन एक बिल्डर को इस बात का पता चल गया और उसी ने इन्हें जेल करवाई है। इसी जेल में इन्हें एक साधु मिलता है जो अपना नाम काली चरण PhD बताता है, यानी कि पैरानॉर्मल हेयर रेजिंग डेस्टिनी रीडर, हिंदी में कहें तो दूरदर्शी। तो वो लोग पूछते हैं कि बाबा आप जेल में क्या कर रहे हो। तो कालीचरण बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से है और ये जेल ही उसका हेड ऑफिस है। तभी अचानक से वो अपने कंधे की तरफ देखकर अजीब सी भाषा में किसी से बातें करने लगता है। घेलचंद कहता है कि बाबा आप किससे बात कर रहे हो। कालीचरण कहता है कि अपनी पत्नी राधा से। मरने के बाद भी वो मुझे छोड़कर नहीं गई, वो मेरे कंधे पर ही रहती है। घेलचंद पूछता है कि लेकिन ये भाषा कौन सी है। कालीचरण कहता है कि ये परलोक की भाषा है। राधा तुम लोगों को नमस्ते कह रही है। घेलचंद्र भी नमस्ते करता है और फिर बाबलों की शादी के बारे में पूछता है। तो कालीचरण बाबलों को अपने पास बुलाता है। फिर राधा से बात करके कहता है कि वो कह रही है कि तुम्हारी एक नहीं 100 शादियाँ होंगी। जिस पर बाबलो भड़क जाता है। वो कहता है कि साले यहाँ एक नहीं मिल रही तो 100 की बात कर रहा है, और कालीचरण को पीट देता है। तभी ऑफिसर आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई। और दोनों बाहर आकर देखते हैं कि उनकी जमानत किसी और ने नहीं, ओमकार ने करवाई थी। फिर उन्हें लेकर गांव जाता है। गांव पहुंचते ही बाबलों की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो सीधा जाकर उस पर ट्राई मारने लगता है। वो लड़की अपना नाम कुमुद बताती है। वो कहती है कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ की रानी वीना बहन की भांजी है। वो पढ़ाई करने लंदन गई थी और आज ही गाँव लौटी है कि तभी कुमुद को लेने उसका चाचा विश्वजीत वहाँ पर आता है। फिर वो घर जाकर अपनी बुआ यानी कि रानी वीना बहन और अपनी कज़न पारुल से मिलती है और फिर उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है रानीवाड़ा की हवेली को लेकर। असल में वो हवेली इनके बड़े भाई का नाम थी, जिसके मरने के बाद वीना बहन ने इस पर क्लेम कर दिया
और एडॉप्टेड चाइल्ड होने की वजह से विश्वजीत इस पर क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन कुमुद के आने से पूरा गेम चेंज हो गया, क्योंकि लीगली ये प्रॉपर्टी अब उसकी हो जाएगी। इसीलिए विश्वजीत उसकी आओ भगत में लगा है। वीना बहन कहती है कि तुम्हारी चाल में चले नहीं दूंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों को ही हवेली से कोई लेना देना है ही नहीं। उन्हें तो उस खजाने से मतलब है जो उस हवेली में कहीं गड़ा हुआ है। खैर अब वीना बहन कुमुद से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारे आने की खुशी में वो महल में रिनोवेशन का काम करवा रही है और नवरात्रि पर महल में गरबा डांस का प्रोग्राम रखा जाएगा। तो कुमुद कहती है लेकिन झमकुड़ी का क्या? वीना बहन कहती है कि झमकुड़ी तो बस कहानियों में है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इधर बाबलों को पीछे के रास्ते से घर के अंदर लाया जाता है। फिर उसे सारे कांड का पता चलता है। बाहर सरपंच के साथ गांव वाले बाबू भाई को मारने के लिए जमाव रखे थे। तो बाबलो जाकर उनसे बात करता है। सरपंच कहता है कि गांव में झमकुड़ी का प्रकोप है, वो उसकी बेटी को ले गई और ये बाबू भाई की गलती है, उसी ने हवेली का ताला तोड़ा था। लेकिन बाबू भाई अपनी गलती नहीं मानता। वो कहता है कि सपना ने गरबा डांस किया था, इसलिए झमकुड़ी उसे ले गई। सरपंच कहता है कि इसमें तेरी बेटी किंजल की गलती है, उसी ने सपना को उकसाया था। गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुम लोगों को गांव से निष्कासित किया जाता है। तभी बावलो बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है कि गांव में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है और ये काम किसी इंसान का है, और वो जो भी है 10 दिन के अंदर मैं उसे बाहर ले आऊँगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। और ये सुनकर गांव वाले वहाँ से लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हम गामनी को देखते हैं, जिसने सपना के साथ उस दिन गरबा किया था। वो सिलाई के काम में लगी थी कि तभी अचानक से सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है और गामनी को कोई पकड़ कर ले जाता है। अगले दिन उसके पिता से सबको पता चलता है कि झमकुड़ी गामनी को भी ले गई और सब परेशान हो जाते हैं। इधर कुमुद हवेली देखने जाती है, जहाँ पर उसे बाबलो मिलता है, जो बाबू भाई की जगह कुमुद को हवेली दिखाने लाया था। फिर वो उसे हवेली दिखाने लगता है और कुमुद पर चांस मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, और धीरे धीरे वो लोग करीब भी आ जाते हैं। फिर वो कुमुद को गांव घुमाता है, हवेली को रेनोवेट करवाता है और गाना गुनगुनाते हुए घर आता है। बाबू भाई कहते हैं कि झमकुड़ी गामनी को भी ले गई, तुम अपना चैलेंज कब पूरा करोगे? लेकिन बाबलो अपने चैलेंज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो तो कुमुद और अपनी शादी के सपनों में खोया पड़ा था। दूसरी तरफ हम कुमुद और पारुल को देखते हैं, जो बैठकर कुछ बात कर रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पारुल जब देखने जाती है तो उस पर कोई अटैक कर देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। झमकुड़ी चुन चुन कर लोगों को शिकार बना रही थी और इधर बाबलो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी बाबू भाई आकर उसे बताते हैं कि रानी वीणावेन की बेटी पारुल को भी झमकुड़ी ले गई। तो बाबलो हवेली जाता है। उसे विश्वजीत पर शक होता है। वो उससे पूछता है कि जब ये हुआ था तो तुम कहाँ थे? विश्वजीत कहता है कि मैं अपने घर पर था, मुझे पता था कि शक मुझ पर ही आएगा, इसीलिए मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग साथ लाया हूँ। तभी उनका एक सर्वेंट कहता है कि ये चुड़ैल का ये काम है। बाबलो कहता है कि अच्छा, तो तुमने देखा है चुड़ैल को, तो बताओ क्या पहना था उसने? तो वो बताता है कि चुड़ैल ने घाघरा चोली पहना था। खैर इन सब के बाद किंजल को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन किंजल का मुंह लटका हुआ था। बाबलो से बात करता है। वो कहते हैं कि उसे शादी नहीं करनी, उसे कोरियोग्राफर बनना है, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि एक बार शादी कर ले, फिर चाहे पूरी ज़िंदगी नाचती रहना। बाबलो कहता है कि जो तेरा मन गए तू वो कर, और किंजल भी यही करती है। वो रात के अंधेरे में चुपके से गांव छोड़कर जाने लगती है कि तभी उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और तभी कोई उसे भी पकड़ कर ले जाता है। बाबलो की जब खुद की बहन गायब हुई तब जाकर वो एक्शन में आता है और झमकुड़ी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें बाबू भाई और ओमकार गांव के एंट्रेंस पर नज़र रखेंगे, घेलचंद्र 6:45 और ए गांव के चौराहे पर नज़र रखेंगे, और कुमुद के साथ बाबलो हवेली के पास पहरा देंगे। और अब शुरू होता है मिशन झमकुड़ी। गांव की सीमा पर पहरा देते वक्त ओमकार और बाबू भाई को झमकुड़ी दिखाई देती है और वो लोग वहां से भागते हैं और बाबलो को कॉल करके कहते हैं कि उन्होंने झमकुड़ी को देखा है। इधर चौराहे पर घेल चंद्र और बाकी को भी झमकुड़ी दिखाई देती है और वो लोग भागकर गलियों में चले जाते हैं। लेकिन अचानक से झमकुड़ी उनके सामने आ जाती है, तो 6:45 उस पर लोटा फेंक कर मारता है, लेकिन वो उसे नहीं लगता और दोनों वहाँ से भागते हैं और अलग हो जाते हैं। घेलचंद्र छुपकर बाबलो को कॉल करके बताता है कि झमकुड़ी उसके पीछे पड़ी है। फिर वो देखता है कि झमकुड़ी अभी भी उसके सामने खड़ी थी। तभी घेलचंद्र को कुछ आइडिया आता है
और वो झमकुड़ी के साथ ही प्रैंक करने लगता है और हॉरर स्टाइल में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और झमकुड़ी उसे डरकर पीछे भी हटने लगती है। इधर बाबलो सोच में पड़ जाता है कि अगर झमकुड़ी कोई इंसान है तो वो एक साथ दो जगह पर कैसे हो सकती है। तभी उन्हें वहां पर भी झमकुड़ी दिखाई देती है और बाबलो उसे देखकर भाग जाता है और कुमुद अकेली इसका सामना करती है। वो कहती है कि मैं तुझसे नहीं डरती, दम है तो मुझे ले जाकर दिखा। तभी पीछे से आकर बाबलो भी प्रैंक खेल देता है और झमकुड़ी डर कर भागने लगती है, लेकिन वो ठोकर खाकर गिर जाती है। और फिर वो लोग देखते हैं कि ये झमकुड़ी नहीं बल्कि कोई इंसान था जो चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था। और फिर बाकी दो को भी पकड़ लिया जाता है, जिसमें से एक विश्वजीत का ही ड्राइवर था, दूसरा कोई लड़की थी और तीसरा आदमी कोई और नहीं मनसुख था। बाबलो पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तो मनसुख कहता है कि ये सब उन्होंने इंद्रजीत के कहने पर किया। गांव वालों को जब इसका पता चलता है तो वो लोग इंद्रजीत के खून के प्यासे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसने हमारी मान्यताओं का मजाक बनाया है और वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ओमकार कहता है कि उसे सजा कानून देगा और उसे ले जाता है। फिर बाबलो बताता है कि उसे पारुल भी मिल गई है और 5:45 उसे लेकर आता है। और बाबलो बताता है कि पारुल को इंद्रजीत ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ वीना बहन ने गायब किया था। तो वो लोग पूछते हैं लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी। बाबलो कहता है ताकि वो कुमुद की सिंपैथी लेकर महल में घुस सके और खजाने का पता लगा सके। और इस बात के लिए बाबलो वीना बहन को काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है। तो कुमुद उसे थप्पड़ मार देती है कि अपने हद में रहो और अपनी बुआ की साइड लेती है। इधर ओमकार विश्वजीत से लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ लोगों को डराकर हवेली से दूर करना चाहता था और लड़कियां उसके पास नहीं है। इधर वीना बहन कुमुद से कहती है कि विश्वजीत के चलते उन्होंने गांव वालों का ट्रस्ट खो दिया और उनका ट्रस्ट फिर से हासिल करने के लिए वो कुमुद से सपोर्ट मांगती है। फिर वो नवरात्रि की रात महल में गरबा डांस का प्रोग्राम रखती है और सभी को इनविटेशन भेजती है। लेकिन सरपंच और बाकी लोगों की लड़कियां अभी तक गायब थी और वो लोग इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन बाबलो और उसकी टीम प्रोग्राम में जाती है जहाँ पर कुमुद गरबा डांस करती है। लेकिन डांस करते करते वो अचानक से वाइल्ड हो जाती है, उसे कुछ हो जाता है। उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं और वो चुड़ैल में बदल जाती है। उसकी आंखों में देखते ही वीना बहन को कुछ हो जाता है। एकदम से उसका दम घुट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सबको पता चल जाता है कि झमकुड़ी सच में एग्जिस्ट करती है और लड़कियों को उसी ने गायब किया था। इसीलिए विश्वजीत को छोड़ दिया जाता है। मनसुख उसे बताता है कि झमकुड़ी ने वीना बहन को मार दिया और कुमुद उसके वश में है। ये सुनकर विश्वजीत खुश हो जाता है। वो कहता है कि झमकुड़ी ने तो उसका रास्ता साफ कर दिया। तो मनसुख कहता है कि लेकिन झमकुड़ी का क्या, वो अभी भी उस महल में है। विश्वजीत कहता है कि अब ना हवेली रहेगी और ना झमकुड़ी। हवेली को मैं डायनामाइट से उड़ा दूंगा और फिर खजाना हमारा होगा। इधर बाबलो कुमुद को लेकर परेशान था। तभी उसे काली चरण की याद आती है और वो घेलचंद के साथ काली चरण से मिलने जाता है। अपनी पुरानी हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और काली चरण को अपने साथ चलने के लिए कहता है। काली चरण की बातों से लग रहा था जैसे वह पहले से ही सब जानता है। उसे तो गांव का नाम तक पता था। खैर उनके साथ गांव जाता है और महल वाले बनियान ट्री को देखकर बोलता है कि झमकुड़ी की आत्मा इसी पेड़ से बंधी है। अगर अनुष्ठान करके इस पेड़ को जला दिया जाए तो झमकुड़ी खत्म हो जाएगी। फिर वो अनुष्ठान शुरू करता है। इसी बीच राधा उसे कुछ कहती है, जिसके बाद उस पेड़ के नीचे खुदाई करवाता है, जिसके अंदर से एक संदूक बाहर आता है। इधर विश्वजीत के आदमी महल में बारूद बिछा रहे थे, लेकिन झमकुड़ी उन्हें ऐसा करने नहीं देती और एक एक करके सबको मार डालती है। बाहर विश्वजीत अपने आदमियों का वेट कर रहा था कि तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे उठाकर पटक देती है। फिर उसके हाथ अपने आप मुड़कर टूट जाते हैं और लास्ट में उसका दम घुट जाता है। उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और विश्वजीत भी मारा जाता है। इधर इन लोगों ने संदूक खोला ही था कि तभी वहां पर झमकुड़ी आ जाती है और एक आदमी को गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है और उसे भी मार डालती है और सारे लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाबरू उन्हें रोक देता है और काली चरण पेड़ को जला देता है। लेकिन झमकुड़ी को इससे कुछ नहीं होता। वो जोर जोर से हंसती है कि तुम्हें क्या लगा कि पेड़ जलाकर तुम मुझे ख़त्म कर दोगे। बाबलो कहता है कि तुम वही लालची औरत हो ना जिसने खजाने के चक्कर में 99 रानियों को जलाकर मार दिया था। झमकुड़ी कहती है कि पुरुष समाज ने उसकी कहानी तोड़ मरोड़ कर पेश की है और फिर वो उन्हें रियल कहानी सुनाती है कि सालों पहले राजा इंद्रजीत के राज में रानीवाड़ा पर सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन फिर एक बुरा समय आया। गांव की सुख समृद्धि और शांति को किसी की नज़र लग गई।
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तो राजा ने अपने शाही पुजारी से इसका उपाय पूछा। पुजारी ने उसे उपाय बताया। इसके बाद राजा ने गांव की 100 लड़कियों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और अपने खजाने के साथ प्यार और सम्मान देने का वचन दिया। और राजा सबको अपने साथ ले गया। झमकोड़ी भी उनमें से एक थी। सभी लड़कियां किसी न किसी कला में निपुण थी। और तब जाकर राजा की असली नीयत सामने आई कि वो उन्हें शादी करने के लिए नहीं बल्कि उनकी बलि देने के लिए लाया था। पुजारी ने कहा था कि उन्हें 100 टैलेंटेड लड़कियों की आहुति देनी है जो किसी तरह की आर्ट फॉर्म में मास्टर हो। और फिर एक एक करके सभी लड़कियों को आग में जिंदा डाल दिया जाता है। और लास्ट में नंबर आया झमकुड़ी का। लेकिन झमकुड़ी ने फाइट बैक किया। वो बहुत गुस्से में थी। उस रात नवरात्रि की रात थी। झमकुड़ी ने कहा कि नवरात्रि स्त्री जाति की शक्ति और सम्मान का प्रतीक है और उसी रात ये सब हो रहा है, इसलिए रानीवाड़ा इस फेस्टिवल के लायक नहीं है। और फिर उसने श्राप दे दिया कि गांव में फिर कभी नवरात्रि नहीं मनाई जाएगी और ना ही गरबा खेला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे कोप का सामना करना पड़ेगा। और जिस खजाने का लालच देकर उन्हें लाया गया था वो उस खजाने की रक्षा करेगी। जिसके बाद उसने इस बनियान ट्री पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी कहानी सुनकर गांव की सभी औरतें भावुक हो जाती हैं। बाबलो कहता है कि तुम्हारे साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ है। तो झमकुड़ी कहती कि तुम तो बोले ही मत, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बाबलो कहता है कि नहीं, सब एक से नहीं होते। वो कहता है कि जो सम्मान तुम्हें नहीं मिला वो मैं तुम्हें दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम कुमुद को छोड़ दो। तो झमकुड़ी बाकी आत्माओं को भी वहाँ बुला लेती है। वो कहती है कि अन्याय हम सबके साथ हुआ था, इसलिए तुम्हें हम 100 के साथ शादी करनी होगी। और बाबलो इस चीज़ के लिए भी राजी हो जाता है और उसी जलते हुए पेड़ के चारों ओर उन सब के साथ फेरे लेता है। कालीचरण ये देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे तो ये सब पहले से पता था। खैर वही ये प्रेत शादी करवाता है, जिसके बाद उन सभी की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ गांव पर लगा श्राप भी खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी गायब हुई लड़कियां गांव के अलग अलग हिस्से में बेहोश पड़ी मिल जाती हैं और किंजल भी घर आ जाती है। वो बताती है कि उसे झमकुड़ी ने नहीं पकड़ा था, बल्कि उस रात घेल चंद्र उसके पास आया था और गांव से भागने में उसकी मदद की थी। लेकिन इन सब के बाद कुमुद अभी भी मिसिंग थी और बाबलो उसी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से कुमुद उसके सामने आ जाती है और वो कुमुद को प्रपोज कर देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि उसकी शादी हो गई है 100 आत्माओं से, वो सब तो परलोक चली गई और यहाँ मैं अकेला रह गया, लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। तभी घेलचंद्र उसे आवाज़ लगाता है। वो जाकर देखता है कि वहाँ एक लड़की थी जो खुद को कुमुद बता रही थी। वो कहती है कि वो नवरात्रि से पहले आने वाली थी, लेकिन फिर उसका प्लान कैंसिल हो गया था, इसीलिए नवरात्रि के बाद आई है। फिर बाबलो पीछे मुड़कर देखता है तो कुमुद वहाँ पर नहीं थी और उसे पता चलता है कि जिसे वो अब तक कुमुद समझ रहा था वो झमकुड़ी ही थी। झमकुड़ी को पता था कि बाबलो ही वो मर्द है जो उसे मुक्ति दिलवाएगा, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। और कालीचरण को भी ये सब पता था, तभी तो वो पहले से ही जेल में बैठकर उनका वेट कर रहा था। खैर फिर संदूक में मिले उन सभी औरतों के सामान और आर्टवर्क को हवेली में रख दिया जाता है उन्हें सम्मान देने के लिए, और हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया जाता है। बाबलो और घेलचंद्र अपना पुराना धंधा छोड़कर घोस्ट हंटर बन जाते हैं और बीबीसी यानी कि भूत भगाओ कंपनी खोलते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।